फिल्म शोले ने 40 साल पूरे किए और इस वक्त अमिताभ बच्चन मीडिया से बात कर रहे हैं। सलीम जावेद साहब ने उनको फिल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। अमित जी, खबरें थी कि जब फिल्म रिलीज हुई 2 हफ्तों तक कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रही थी, तो क्लाइमैक्स फिर से शूट किया जाने वाला था, उसमें जय को जिंदा किया जाने वाला था। हम भी चाहते हैं कि जय उस फिल्म में जिंदा रहते, तो क्या था माजरा, जरा बताएं हमें। जैसा कि आपने अभी बताया, जब फिल्म रिलीज हुई तो जितनी आशाएं थी वो उसके मुताबिक नहीं चली और थोड़ी सी घबराहट भी हुई, क्योंकि बहुत ही बड़ी फिल्म थी, कई सालों से बन रही थी, बजट से ऊपर चली गई थी और शायद ये शनिवार को सुबह सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश जी और मैं, मेरे घर में ये लोग सब आए, हम लोग बैठे और हमें बताया गया कि ये फिल्म जो है अच्छी नहीं हो रही है, क्या इसमें अभी परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो बहुत सा ऐसा लोगों को लगा और जो चर्चा हुई हमारे आपस में वो ये था कि शायद लोग इस बात से नाखुश हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। शोले की कहानी में बहुत सारे ऐसे अंश थे जो कि मोहक थे हमारी जितनी भी जनता है। एक जो उसका एक दृष्टिकोण था वो ये कि विडो रिमैरिज, और तो ये लगा कि जहां पर एक ऐसा समा बन रहा है जहां पर हो सकता है कि एक विधवा का दोबारा जीवन जो है वो संवर जाए, वो भी आपने उसको हटा दिया। और ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, शायद वो शायद पैदा भी नहीं हुए उस समय। ओपी रहलन साहब की एक फिल्म थी फूल और पत्थर, जो कि इसी विषय पर बनी गई थी। उसमें धर्म जी थे, मीना कुमारी जी थी और वो बहुत सफल हुई थी और शायद उस जमाने की ये पहली फिल्म थी जहां पर इस दृष्टिकोण को लिया गया था विडो रिमैरिज का, और उसमें दिखाया कि हाँ ये सफल हो सकता है। समाज में बहुत सारी बातें इसके विरोध में थी, लेकिन ये एक समाज से हटकर बात निकल रही थी, इसलिए उसको काफी फायदा हुआ था। तो ये भी एक दृष्टिकोण था। दूसरा ये कि जनवरी की उसी वर्ष में दीवार रिलीज हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा दोबारा इसको मार के उसको जीवित रखो। और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को, संडे को सुबह जाकर के वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं, और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है। ये तय हो गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से, मद्रास के पास से मंगवा लिया। उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए। और फिर जैसे जैसे हम लोग की ये बातचीत खत्म हुई और गेट तक पहुंचे सब लोग, तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था। फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा, यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है, और अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, अब क्या कर सकते हैं उसका। सोमवार को जो हुआ वो फिर अद्भुत हो गया। अमित जी, Urvi here first. The film has, it's a hit even with the today's generation, and it has been for so many years. What, according to you, is there in the film that has connected with the audience even today, after so many years? I don't know. I've been asked this question many times and I really have no answer for it. And some of the responses that I have given to the print media is that the fact that I'm sure you were not even born when the film was released, and the fact that you are sitting here and talking to me about Sholay just justifies the fact how important the film has been. Also the fact that, which is a known fact, that we get poetic justice within 3 hours. You and me will not get poetic justice in a lifetime, perhaps several lifetimes. But these are some of the factors. I just feel that the whole way that it was constructed, the way it was written, the dialogues, for the first time, we had a dialogue CD coming out rather than a music CD. And that shows the importance of the writers, the importance of the actors who performed it,
Gabbar's dialogues were an amazing success, even on the release of the film, and even thereafter, and even now. And the way Amjad, enacted them, they all went a long way in. There were many unique factors in the film. Two buddies getting together, their own friendship, how they, talked about their love life, about their adventures, being employed by a Thakur, which was an inspiration from, Kurosawa's Seven Samurai, and also the Magnificent Seven, which was the Hollywood adaptation of that film. And all those films had done extremely well. And I just feel that the whole factor of employing people to take care of a problem and how they succeed just went very well with the audiences. But yes, the writing initially, the way it was directed, the way it was photographed, our action sequences for the first time in Indian cinema were conducted by a British group of stunt coordinators. Many of the things that the stuntmen did at that time were not seen, or the way that we were doing our stunts were different from how they did it. There was a lot of emphasis on safety. We used to, jump from second floor onto cement floors and, break our legs and ankles and hurt ourselves. But we learned how to jump on cardboard boxes with mattresses on them, which provided a soft landing for you. We learned how horse falls have to take place. We used to, the riders used to have a technique of turning the neck of the horse and then making him trip. Or at times they would tie the horse's legs with a rope and pull it at a particular point, and then the horse would fall. But they had a different technology altogether, and they, for all horse falls, a huge pit, almost the size of half this theater, used to be dug about 10 feet deep. It used to be filled in with very soft mud, and on top of it used to cover with tarpaulin, and then you sprinkled grass on it. So the horse didn't know that he was going to land on something soft. So when we came in a lot of speed, galloping, and as soon as the horse's front hoof touched that tarpaulin, it would give in. So the horse would crumble, and we had to jump over the horse while it was falling to get away and roll away. So that's how horse falls were constructed. There were many such, technologies, bullet wounds, gunshots. We used to fire gunshots, real blanks, and we used to put little explosives where the gunshot was supposed to explode, on a chair, on a mountain, on somebody's body. But they had, like chalk pellets, bullets made of chalk. So when you loaded, they had special guns. So if a spot has to be demarcated where a bullet has to land, so while I'm standing there, I would duck out, and he would fire the gun at that point, and the chalk tablet would explode, so it looked like a bullet had hit it. So there were many such technologies. And also in the mixing of this film was done in United Kingdom, and they had fantastic equipment. The other factor, of course, I think was the screen and the 70mm, the first film in 70mm, and that was just unbelievable. Many of the audiences, when we asked them, what was it that you liked about the film, they're not talking about the story or the acting or anything. They just, साहब वो coin idhar se uchalta tha aur आवाज उसकी idhar aati thi. So, these are some of the attractive things about it. The stereophonic sound, 70mm, and people were actually, who used to sit in the front row here, were actually watching the film like this. It was a unique experience. अमित जी, यहाँ समय के साथ रहते कई फिल्में जो है आउटडेटेड हो जाती है, बट शोले आज भी एवरग्रीन है. तो इसकी ये क्या राज है कि आज भी ये फिल्म एवरग्रीन है आपके हिसाब से? तो इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, न जाने क्यों. इसका जो एक कहानी का सार है वो मिस्टर कुरोसावा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो सार है इसका और जो तत्व है ये वहीं से निकला. और उसके बाद फिर मैग्निफिसेंट सेवन बनी, और उसी से इंस्पायर होकर के शोले बनी. समझ में नहीं आता क्या है वो. बहुत सी ऐसी फिल्म होती हैं जिनके बारे में
कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्यों ये सफल हुई। मुगले आजम है, देवदास है, ये सारी फिल्में हैं जो पुरानी, दिलीप साहब की खास तौर से मधुमती हो, बिमल रॉय जी की पुरानी फिल्में हो, गुरुदत्त जी की फिल्में, कागज के फूल, प्यासा, इन सब फिल्में ये क्यों आज भी इतनी प्रचलित हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। अमित जी, मैं सिद्धार्थ आज तक से। अमित जी इस तरफ जी। अमित जी, जब रमेश जी ने जिस वक्त स्क्रिप्ट सुनाई थी आप सबको, तो ये किताब में जिक्र है इस बात का कि ज्यादातर लोग जो थे उनका ध्यान ये था कि गब्बर का वो किरदार निभाना चाहते हैं, उनमें से आपने भी ये बात पहले भी कही है। तो बाद में जब अमजद खान साहब जिस वक्त शूटिंग कर रहे थे, तो अक्सर ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और सलीम साहब और जावेद साहब ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस किस्म की गब्बर की आवाज होनी चाहिए थी वो आवाज नहीं थी। वो एक अलग बात है कि बाद में वही आवाज जादू बन गई। तो उस वक्त बतौर अभिनेता आपके जहन में क्या चल रहा था एक दूसरे एक्टर को देख करके कि क्या ये वाकई में किरदार को अच्छा निभा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रति ज्यादातर लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूं, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया। मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ये ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसे लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई। बच्चन साहब, सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी। सर, उन दिनों सेट पर किस तरह का माहौल